डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व वाली समितियां, यानी कौन कौन सी ऐसी समितियां हैं जिनमें डॉक्टर प्रसाद सभापति थे? ये आप केवल नाम याद करना आपको। तो कौन कौन सी कमेटियां हैं जिनमें डॉक्टर प्रसाद सभापति हैं? एक है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, इसका नाम नियम निर्माण समिति भी है। इसको नियम समिति भी कहते हैं, आप ध्यान रखना। कार्य संचालन समिति भी यही है, नियम निर्माण समिति भी यही है, नियम समिति भी यही है, एक ही है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे पूछ लेगा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका काम क्या होता था? कार्य संचालन समिति का काम क्या है, ये बताएगी कि कार्यों का संचालन होगा कैसे। कार्यों का संचालन होगा कैसे, कौन कौन से नियमों के अनुसार काम होंगे, ये सब काम किसका होता था? कार्य संचालन समिति का। तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं? नियम समिति। इसको हम क्या बोलते हैं? नियम समिति। ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम नियम समिति भी कहते हैं, नियम बनाती थी। पहली बैठक में इसका गठन डॉक्टर प्रसाद इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। यानी पहली जो बैठक हुई थी उसी में, संविधान सभा की पहली बैठक में इसका भी गठन कर लिया गया था, 9 दिसंबर को इसका गठन हो गया। डॉक्टर प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ये हम जानते हैं। टोटल कितने लोग हैं? 1+15 यानी 16 लोग। इतने लोग हैं, 1+15 यानी 16, एक अध्यक्ष और 15 और। जी दुर्गाबाई, ये नाम पहले भी आ गया था। जी दुर्गाबाई इसमें एकमात्र महिला मेंबर थी। तो इसमें कितने हैं? 1+15, एक अध्यक्ष हो गया, 15 और थे। फिर आता है कार्य संचालन समिति। इसमें भी इनके नाम एक जैसे लग रहे होंगे आपको, कार्य संचालन समिति। इसका इसका मेन नाम ये है, नियम समिति, ये ध्यान रखना आप। इसका मेन नाम ये है, ये नियम समिति। रूल फॉर्मेशन कमेटी है वो ऊपर वाली, ये नीचे वाली है कार्य संचालन समिति। स्टीयरिंग कमेटी, दोनों में अंतर अपने को अभी पता चल जाएगा आपके, फिर आपके क्लियर हो जाएगा। दोनों ही कमेटी अगर आपके आ जाए, रूलिंग कमेटी डॉक्टर प्रसाद, कार्य संचालन समिति इंग्लिश देख लेना आप, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग नहीं होता गाड़ी चलाने वाला। तो ये वही कमेटी है कि ये गाड़ी कैसे चलेगी, संविधान सभा जो है ना, इस संविधान सभा की बैठ के कैसे चलेंगी, इसमें काम कौन कौन से रूल्स के हिसाब से होगा। भाई कोई प्रपोजल रख रहा है, संशोधन का रख रहा है, तो उसके लिए ड्राफ्ट बनेगा, एक फिक्स प्रारूप होगा, फिक्स प्रारूप में आप प्रस्ताव रखोगे, क्या रखोगे, सारा कुछ काम ऐसे होगा। तो स्टीयरिंग जो कमेटी थी उसमें डॉक्टर प्रसाद ही हैं। टोटल कितने लोग थे? 14, वही 1+13, एक खुद अध्यक्ष हो गए, 13 और हो गए, ये आपको याद कर लेना। कौन है? डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं यार, लगती तो एक जैसी सी हैं, इनमें अंतर क्या है? वो अंतर मैंने आपको यहाँ समझा दिया ताकि आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं बने। अंतर क्या है? नियम वाले, जो नियम कमेटी वाले हैं वो क्या करेंगे, कार्य कैसे होगा, कोई भी काम होगा वो कैसे होगा, उसके नियम बनाना। जैसे मान लो कोई कानून बनाना है, तो कानून बनाने की प्रोसेस कैसे होगी, कितने, सबसे पहले कौन व्यक्ति है जो खड़ा होके बोलेगा फलाना कानून बनाना है, कितने लोगों का समर्थन चाहिए होगा, उस पर, उस कानून पर जो बहस होगी तो कैसे होगी, सबसे पहले कौन बोलेंगे, बोलेंगे तो बोलने का तरीका क्या होगा, अगर उनको कोई सुझाव देना है तो सुझाव कैसे कागज पर लिखे जाने हैं, वो किस तरह का प्रारूप होगा, वो सारी बातें, वो सारे जो नियम, कि किन किन चरणों से गुजरते हुए कानून बनेगा, कितने चरणों में काम होगा, ये सारे नियम बनाना किसका काम था? नियम कमेटी का था। तो वो नियम बनाती थी। कैसे? जैसे चर्चा, मान लो जैसे संविधान में चर्चा होनी है, तो चर्चा होनी है तो मतलब यही है क्या कि कोई कद बोल रहे हो, कोई कद बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। चर्चा का भी एक फिक्स पैटर्न होता है कि सबसे पहले फलाना आदमी बोलेगा, उसको 10 मिनट बोलने के लिए दिया जाएगा, वो बोलेगा, उसको 5 मिनट देंगे, उसको 7 मिनट देंगे, ऐसे नियम होता है, नियम से होता है। वरना तो चर्चा एक साथ ही सारे के सारे बोलने लग गई, तो चर्चा तो हो गई, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, मुद्दा ही खराब हो गया। तो चर्चा कैसे चलेगी, कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, कितने लोगों के साइन की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, वोट होंगे तो वोट कैसे होंगे, कितने लोग वोट डाल सकेंगे, किस किस के लिए क्या क्या पात्रता, ये सारे, ये इन सारे कामों की प्रोसीजर, यानी कहने का मतलब ऊपर वाली जो अपनी कमेटी है ना, ये नियम कमेटी, इसका काम है प्रोसेस, प्रोसीजर तैयार करना, कि कोई भी काम की प्रक्रिया क्या होगी, कानून बनेगा तो कानून की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे आपको मान लो स्कूल में छुट्टी लेनी है, तो छुट्टी लेने के लिए ऐसे ही चले जाते हो प्रिंसिपल के पास, साहब आज है ना घर पर काम है तो मैं तो जा रहा हूँ स्कूल, ठीक है, मैं तो घर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, चलता हूँ। ये यही छुट्टी लेने का तरीका है कि इसके लिए भी एक प्रक्रिया बनी हुई है? नहीं, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन में कारण बताना पड़ेगा, फिर क्लास टीचर के साइन कराने पड़ेंगे, क्लास टीचर के बाद में वो प्रिंसिपल के पास जाएगी, प्रिंसिपल उस पर आपको स्वीकृति देगा, तब जाकर के ये है प्रोसेस। तो ये प्रोसेस, हर काम का प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, ये कौन तैयार करता था? ये ऊपर वाली, कार्यों की प्रोसेस ये था।
अब संचालन समिति जो नीचे वाली थी ना, स्टीयरिंग कमेटी, वो क्या करती थी, क्या करना है ये कौन तय करेगा। भाई देखो, दोनों में अंतर क्या है। क्या करना है, जैसे आज है, आज की ये जो अपनी क्लास है, इसमें किस टॉपिक को पढ़ाना है, ये किसने बताया। संचालन समिति ने, इसने बता दिया कि आज आपको प्रारूप कमेटी के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। आज का एजेंडा, आज का जो बिंदु है, आज का जो मुद्दा है, वो है प्रारूप कमेटी। आपको आज प्रारूप कमेटी पर डिस्कस करना है। ये कौन तय कर रही है, ये स्टीयरिंग कमेटी। ये स्टीयरिंग कमेटी। अब इसने तो बता दिया कि फलाना पढ़ाना है, जैसे प्रारूप कमेटी के बारे में पढ़ाना है, ये तय किसने किया, स्टीयरिंग कमेटी ने। अब ये पढ़ाना कैसे है, ये कौन तय करी है, नियम कमेटी। तो नियम कमेटी बताएगी कि सर आपको ऐसे पढ़ाना है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा प्रारूप कमेटी में कितने लोग हैं। सबसे पहले आपको ऐसे परिचय देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसके लोग बताने पड़ेंगे, और लास्ट में आपको नमस्कार करते हुए इस क्लास को खत्म करना है। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस वो बताएगी नियम कमेटी। तो ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। स्टीयरिंग कमेटी ये बताएगी कि बात किस चीज की करनी है, नियम कमेटी बताएगी बात कैसे करनी है। दोनों में इतना ही फर्क है। एक कहेगी कि आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो नियम कमेटी फट से बता देगी इस टॉपिक पर आप इस तरीके से बात करोगे। तो तरीका नियम कमेटी बताएगी, बात किस टॉपिक पर करनी है ये तय करेगी स्टीयरिंग कमेटी। तो दोनों में आपको मैंने फर्क बता दिया। ये फर्क आप याद करना, यहाँ लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये फर्क आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली कमेटियां कौन कौन सी हैं, जिनमें पंडित नेहरू की भूमिका थी। एक राज्य कमेटी, एक संघ शक्ति समिति जिनका नेतृत्व पंडित नेहरू ने किया, एक संघीय संविधान समिति, और एक थी प्रारूप कमेटी के प्रारूप की जांच हेतु एक विशेष कमेटी थी, वो भी पंडित नेहरू की थी। तो ये चार हैं, इनको याद कर लेना। इनके नेता कौन है, इनके अध्यक्ष कौन है, पंडित नेहरू। इनके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। एक तो राज्य कमेटी, राज्यों से बात करने के लिए, ये होगी राज्य कमेटी। एक हो गई संघ शक्ति, एक संघीय संविधान। यहां पर डाउट बहुत होती है भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसको अच्छे से याद कर लेना। संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, और प्रारूप संविधान प्रारूप कमेटी के द्वारा तैयार प्रारूप की जांच के लिए एक विशेष समिति। इन चारों तरह की समितियों के हेड कौन है, नेहरू। नेहरू साहब है, तो आपको याद कर लेना। अब बात आगे बढ़ा रहे हैं अपन। ये कह रहा है कि संविधान सभा ने अपने संविधान लिखने के काम को अंजाम देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए लगभग कितनी कमेटियां बनाई होंगी, कितनी कमेटियों के जरिए इन्होंने अपने इस काम को इन्होंने पूरा किया होगा। तो ये बात सामने आती है कि संविधान सभा में मुख्य रूप से 8 बड़ी कमेटियां थी। कितनी बड़ी कमेटियां थी, 8। इनके पास तो बड़े काम होंगे, कोई मूल अधिकारों का काम, संघ की शक्तियों का काम, और 13 छोटी कमेटियां थी, छोटे मोटे काम उनको दे दिए होंगे। तो संविधान सभा ने मेनली कितनी कमेटियों के माध्यम से काम किया था, 13 और 8 हो गई 21। यानी संविधान सभा ने 21 कमेटियां बनाई, और इन 21 कमेटियों के माध्यम से उन्होंने अपने इस काम को अंजाम दिया था। तो 8 बड़ी कमेटियां थी और 13 छोटी कमेटियां थी। तो ध्यान रखना है, 8 क्या थी, बड़ी समितियां थी, और 13 छोटी समितियां थी, और इनके माध्यम से इन्होंने काम को अंजाम दिया था। इनके अध्यक्ष आपको याद करने हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी में, आरपीएससी में, और अन्य स्टेट के पीसीएस एग्जाम में। तो याद कर लेना आप, इन कमेटियों के अध्यक्ष आपको पक्के याद करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, यहीं पर याद करा देते हैं आपको, घर तक का कष्ट ही नहीं होगा आपको। संघ शक्ति समिति पहले ही आ गया है, पंडित नेहरू। ये याद कर लेना आप। संघ की शक्ति, संघ को संविधान, ये जितनी भी संघ संघ की बात आऊंगी ने, बट ये नेहरू कर दो मोटे तौर पर। संघ को संविधान लिखन की, संघ के पास क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो संघ को संविधान लिखन की बात आओगी तो भी नेहरू। संघ की शक्तियां की बात आओगी तो भी नेहरू। तो संघ आवंतनी नेहरू आ जाओ। संघ की शक्ति नेहरू, संघ को संविधान नेहरू। तो ये दो तो होगी। फिर प्रांत, प्रांता की बात आवंतनी आपने पटेल साहब करना है। यहाँ याद रख लियो कि सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था अपने देश को एकजुट बनाने में, देशी रियासतों के एकीकरण में, देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो देशी रियासतों को ऐसे आइडिया लगा लो, अच्छा देशी रियासत मतलब प्रांत टाइप। तो इन प्रांतों को एक साथ लाने में, प्रांतों को भारतीय संघ में मिलाने में बहुत बड़ा योगदान पटेल साहब का था। तो आपके आइडिया लग गया। प्रांतों की बात आती है, आपने किसको टिक कर दिया, पटेल को। तो प्रांतीय संविधान समिति किसकी थी, सरदार पटेल की। कि इसने कहा, नेहरू को कहा, नेहरू आप संघ देख लो,
प्रांत मेरे ही मतलब कंट्रोल में आएंगे, या आपके बस की बात नहीं है। प्रांतों को ठीक मैं ही करूंगा, इनको भारत में मैं ही मिलाऊंगा, अखंड भारत मैं ही बनाऊंगा। तो आप ध्यान रखना, जैसे ही प्रांत का नाम आए तो आप सरदार पटेल का नाम करना है। प्रारूप कमेटी ये सबको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अभी बात करके आए हैं अपन। अब देखो, फिर से पटेल आ गए हैं मौलिक अधिकारों को लेके, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेके, जनजातियों को लेके, और जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं उन सब को लेकर के एक जो सलाहकार कमेटी बनी थी, जिसको परामर्शदाता कमेटी भी कहते हैं, इन इनके लिए मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातियां और अन्य कोई भी ऐसी इस तरह के जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं जिनकी ओर मतलब ध्यान नहीं दिया जाता, उनके बारे में विचार करने के लिए एक सलाहकार कमेटी बनी थी। उसका सरदार पटेल ही अध्यक्ष थे। ये याद कर लेना, ये नाम पक्का याद कर लेना, मूल अधिकार वाला। कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार अल्पसंख्यकों की कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। तो ये इसका मतलब ये तो लंबी चौड़ी कमेटी है, इसके कमेटी के नाम में इतने नाम इन्होंने घुसा रखे, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, आविष्कार क्षेत्र, मतलब इसके काम, इसके पास तो बहुत बड़ा काम है। तो फिर इस कमेटी ने भी अपने अंदर उप कमेटियां बना दी कमेटी के लोगों को लेकर के। जैसे कमेटी है, कमेटी ने कहा ये दो लोग मूल अधिकारों का काम देख लेंगे, ये जो दो लोग हैं, तीन लोग हैं, ये अल्पसंख्यक। तो इस कमेटी ने भी अपना काम अलग अलग उप कमेटियों के जरिए किया। तो अब देखो, इस जो कमेटी थी, ये जो आपकी मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति वाली, इस कमेटी की भी पांच उप कमेटियां थी। इस कमेटी ने भी अपना काम कितनी उप कमेटियों के माध्यम से किया? पांच। तो पांच उप कमेटियां इसने बनाई। ये नाम याद कर लेना। मौलिक अधिकारों यानी मूल अधिकारों पर जो उप कमेटी थी, वो थी जेबी कृपलानी। यानी इनको काम दिया गया कि आप मूल अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट पेश करो, मूल अधिकारों पर आप अपनी रिपोर्ट तैयार करो। तो जेबी कृपलानी मौलिक अधिकारों की उप कमेटी के अध्यक्ष हैं। याद हो गया? मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी। यहां से प्रश्न बहुत आता है और कई लोग गलत कर देते हैं, आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक थे, अब देखो, ये तो आप पूरी कमेटी, आपके ये पूरा नाम आए पूरा, तब तो पटेल जी को। और फिर इनमें से अलग अलग, ये आपको पता है इस कमेटी के अंदर पांच उप कमेटियां हैं, उनके पास अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जैसे एक उप कमेटी जेबी कृपलानी की है, इनको क्या क्या काम दिया? मूल अधिकार आप देखोगे, इनको अल्पसंख्यकों के मामले आप हैंडल करोगे, इनको कितनी सुरक्षा देनी है, कैसे काम करेंगे, क्या कुछ इनको रियायतें सुविधाएं सब, तो ये मामला आप देखोगे एच सी मुखर्जी साहब को दिया। ये काम किसको दिया? एच सी मुखर्जी को। ये जेबी कृपलानी को, दोनों याद कर लेना। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्षेत्र, क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप कमेटी। ये नाम बहुत बड़ा है, बस इतना सा आइडिया लगा लेना कि ऐसा कुछ नाम आए ना, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र, असम का जो उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र है उसको छोड़ करके, तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो उप कमेटी बनाई थी, उसके नाम, उसका कौन है हेड? गोपीनाथ बोरदोलोई। गोपीनाथ बोरदोलोई। ये इतना पूछा तो नहीं जाता। ये ऊपर वाले दो, ये जो है ना, आप ए और बी, ये तो बोलना ही नहीं है, ये तो बोलना ही नहीं है आप। ये देखो डी चौथी कौन सी है? छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, कौन से क्षेत्रों की बात हो रही है? ये कह रहा है कौन से छोड़े गए क्षेत्र? जो असम के जो सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो छोड़े गए क्षेत्र है ना, उनके लिए एक और उप कमेटी बनाई थी, उसके हेड थे ए वी ठक्कर। तो याद ध्यान रखना, जब ये नाम आए उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र, ये नाम आए, तब तो कर देना गोपीनाथ बोरदोलोई। और जब ये आए ना, ये छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए, तो ये इनकी क्यों भाषा ज्यादा है, मतलब थोड़ी हार्ड सी है इन लाइनों की, तो आपको इतना उलझना नहीं है। आपको इतना सिंपल सा ही रखना, मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक एस सी मुखर्जी, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बारदोलोई, और असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए एबी ठक्कर। और देखो, ये क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, ये ऊपर क्या कह रहा था? उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर, और ये कौन सा है? उस क्षेत्र के लिए। ऊपर कह रहा था इस क्षेत्र को छोड़कर, ये वाला।
इस क्षेत्र को छोड़ करके असम का जो एरिया है उसके लिए ये गोपीनाथ साहब। और उत्तर, ये पश्चिमी फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब सीमांती होता है, ये पूर्वी है, ये ध्यान रखना इसको। ये पूर्वी है तो उत्तर पूर्वी फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब सीमांत होता है हिंदी में। तो उत्तर पूर्वी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र, उसके लिए अध्यक्ष के बारे में जानकारी नहीं है। ये जो था वो मैंने आपको बता दिया था, इसमें लिख दिया था मैंने। लेकिन इसके सदस्यों का उल्लेख, तो इनके अध्यक्ष के बारे में मैंने ऑथेंटिक बुक में भी देखा था, इनके अध्यक्ष के बारे में ऑथेंटिक बुकों में भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने इसको खूब टटोला था। तो जो यूपीएससी में भी जो पढ़ते हैं वहां पर भी इन बुक्स में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये अपने लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। हाँ, सदस्यों के नाम इसमें जरूर सामने आए थे। उनमें एक तो था खान अब्दुल गफ्फार खान का, और अब्दुल समद खान का, और मेहरचंद खन्ना का। इनके सदस्यों के नाम जरूर रिकॉर्ड में है। इसके अध्यक्ष का नाम कोई सामने आया नहीं है। जब सामने ही नहीं आया तो अपने को भी इतने परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये वाला जो था ना, ये उत्तर, ये मेरे हिसाब से उत्तर पश्चिमी है। वो ऊपर वाला उत्तर पूर्वी है, ये पश्चिमी। तो ये क्या कह रहा है, ये जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र था, ये वो उत्तर पूर्वी सीमांत है। ये उधर वाला है आपके नेफा, जो बाद में अरुणाचल प्रदेश बनेगा। पहले तो ये सब असम का ही तो पार्ट है। जितना भी आप ये देख रहे हो सात बहनों वाला, ये सारे के सारे पहले असम के ही पार्ट हैं। असम से ही कट कट के बने हुए हैं। ये मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर तो पहले ही था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब इनसे ही कट के बने हुए हैं। तो ये उत्तर पूर्वी तो है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, जो पहले असम का पार्ट था, उनके लिए तो है गोपीनाथ। ये उत्तर पश्चिमी, ये इधर वाला है अपने राजस्थान से जस्ट ऊपर का उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। तो यहाँ का जो उत्तर पश्चिमी जो सीमांत का जनजातीय क्षेत्र था, उसकी एक कमेटी है। और ये जब देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो ये उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र मिल गया था किसमें, पाकिस्तान में। इसी क्षेत्र से आते थे आपके सीमांत गांधी, आप याद करो, अब्दुल गफ्फार खान, जिनका आपने, वो उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन चली नहीं फिर। और उत्तर पश्चिमी ये जो सीमांत क्षेत्र था ये पाकिस्तान में चला गया था, और उनको बड़ा दुख हुआ था।